नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स और इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं शशिवाला विद्रोही जी, जो कि एक एडवोकेट हैं और उनसे जानकारी लेते हैं आज, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे देश में निजीकरण को लेकर के भी और तमाम जो युवा बेरोजगारी को लेकर के भी पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। तो उनसे आज ये पूछते हैं कुछ सवाल इन्हीं मुद्दों को लेकर के। जी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप मुझे बताइए कि जैसे कि एक के बाद जैसा कि अगर रेलवे डिपार्टमेंट की बात हुई या फिर रोडवेज को लेकर के तमाम जो सरकार के द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, तो इस पर अभी तक कोई पूरी तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रहा है कोई भी, जैसा चाहे मतलब हमारा बहुजन समाज हो या फिर अम्बेडकरवादी हो, सही से आवाज़ नहीं उठ पा रही। तो इस पर आप क्या कहेंगे निजीकरण को लेकर? आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं शशिवाला गाज़ियाबाद से। मैं जैसे आपने पूछा कि निजीकरण पे कोई सवाल नहीं उठा पा रहा है, सवाल तो देखिए सर जी बहुत उठा रहे हैं, लेकिन जो भी सवाल उठा रहे हैं, जो दमनकारी सरकार है वर्तमान में, या तो वो उनकी आवाज़ दबा देती है या उन्हें पुलिस केस में फंसा देती है या फिर उन्हें उनका मर्डर कर दिया जाता है। किसी ना किसी तरह से युवाओं की आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इस टाइम जो वर्तमान की जो स्थिति है हमारे देश की, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और जो वर्तमान सरकार थी वो हर समय यह कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ना तो हमें कांग्रेस ने कुछ हमें दिया है ज़्यादा अच्छा और ना ही हमें बीजेपी ने दिया है। हमारा तो दोनों ने ही शोषण किया है, एक नागराज है एक सांपराज है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस के समय में 70 साल में हमारे देश में हुआ, वो ये 6 साल में ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने निजीकरण करा, लेकिन उन्होंने देश को बेचा नहीं था। वर्तमान स्थिति ने भयंकर है कि हमारे देश की हर चीज़ बिक रही है निजीकरण के नाम पे, क्योंकि जो ये लोग कहते हैं कि जी आरक्षण है जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ ये हमारे देश में आरक्षण नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है, वो चिंताजनक रही है, जिनको बराबरी का अधिकार नहीं मिला, वो आरक्षण नहीं था, एक प्रतिनिधित्व था उस वर्ग को बराबर में लाने का जो जनरल कास्ट के बराबर में आ सके। सभी को बराबर का घर हो, संपत्ति हो, सभी को बराबर की शिक्षा हो, मान सम्मान हो और जातिवाद इस देश में ना रहे। वो उसका प्रतिनिधित्व था, ना कि आरक्षण था। मुझे जी सवाल बताइए कि जैसे अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री जी ने ये कहा था कि जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो भगवान की मर्जी से चरमरा गई है। भगवान की मर्जी है जो देश की अर्थव्यवस्था बेकार। क्या हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी, मैम एक एडवोकेट हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान की मर्जी से अर्थव्यवस्था बेकार हो जाए? क्या इस पर क्या कहेंगे सर जी? एक बात बताइए कि जब अपने हाथ से कोई चीज़ निकल जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक घर में जो है 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक नालायक बच्चा निकल जाता है और वो पूरे घर को बेच के खा गया, पूरे बाप दादाओं की, पितरों को की संपत्ति बेच के खा गया। अब वो अपनी गलती तो नहीं मानेगा, वो क्या कहेगा? वो अपनी गलती को दूसरे पे थोपने की कोशिश करेगा। यहाँ भी यही कंडीशन है। सीतारमण जी जो है हमारे देश की वित्त मंत्री जी हैं, वो कहती थी जब प्याज के भाव बढ़ गए थे तो उन्होंने कहा था मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ। अब वो कह रही हैं कि जब देश की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई, हमारे देश की वो जो है अर्थव्यवस्था इतनी नीचे पहुंच गई है, माइनस में पहुंच गई है, तो वो ये क्या कहेंगी कि एक ऐसे उस पे काल्पनिक भगवानों पे, देवी देवताओं पे या कार्टूनों पे, पत्थरों पे वो बात थोप देंगी कि जिससे कोई पूछ ही नहीं सकता कि जी भगवान की मर्जी है। क्या भगवान ने कहा था कि आप कोरोना के टाइम में आप जो है सबकी नौकरियां खा जाओ, रोजगार खा जाओ, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं जा पा रही हैं, स्कूल की जो संस्था जो हैं प्राइवेट जो हैं वो उन पे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन पे दबाव बनाए हुए हैं कि आप फीस जमा करो, जबकि क्लासें चालू नहीं है, स्कूल चालू नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई चालू है। सपोज़ कीजिए आज की तारीख में जो इंसान अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए आज ये सोच रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, वो अपनी किडनी तक, अपनी आँखें बेचने के लिए तैयार है कि किसी तरह से मैं अपने बच्चों को
खाना खिला सकूं, ऐसी स्थिति में क्या वो अपने बच्चों की फ़ीस जमा कर पाएगा? और क्या वो जो आज की पैड फ़ोन लिए हुए हैं, जिनको ये पता नहीं है कि सही से की पैड फ़ोन नहीं चलाना आता, वो अपने बच्चों के लिए 10-12 हज़ार रुपये का क्या एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते हैं? फिर उसमें नेट डलवाओ, फिर उसके बाद बच्चों को वो फ़ोन दो आप, तब वो ऑनलाइन वो पढ़ाई करेगा। उसमें भी पेरेंट्स जो है ये नहीं कह सकते कि आप हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चे की समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बच्चे को एक तरीके से बना दिया है, परेशान कर दिया, विवश कर दिया कि वो कुछ पूछ नहीं सकता और पेरेंट्स पे दबाव है कि आप फीस जमा करो। जब कोरोना की स्थिति हमारे देश में नहीं है, पूरी वर्ल्ड इस लेवल पे फंसा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ सर, ये सीधे सीधे कहना चाहती हूँ, कोरोना के कारण, कोरोना का भय दिखाते हुए हमारे देश को दोबारा से लूटने की कोशिश की गई है। जी, मुझे एक सवाल बताइए, एक लास्ट सवाल है बस, कि लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि मैडम देखिए, तमाम जो युवा हैं बेरोज़गार हैं और वो चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मची हुई है बेरोज़गारी को लेकर के, और इधर शिक्षा को लेकर के भी है। तो मुझे बताइए कि सरकार अगर अपने पर्सनल काम हो गए, मंदिर मस्जिद से लेकर के अगर रिलेटेड हो तो वो सारे काम चल रहे हैं, लेकिन वही बात अगर शिक्षा की आती है, फीस की आती है, तो सरकार चुप्पी है। क्या कारण हो सकता है आप बताएं? उसका कारण ये है कि ये जो सरकार है वर्तमान में तानाशाही सरकार है, मनुवादियों की सरकार है, और ये नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा पढ़े, शिक्षित हो और इनसे क्वेश्चन करे। ये चाहते हैं सिर्फ मंदिर मस्जिद में लगा दो, आस्था में लगा दो, ताकि ये लोग अनपढ़ रह जाएं। ये लोग अगर अनपढ़ रहेंगे तो हमसे रोज़गार नहीं मांगेंगे, रोज़गार नहीं मांगेंगे तो हमारे गुलाम रहेंगे, और हमारे बताए हुए अंधविश्वासों पे, पाखंडवाद पे, ये हमारी कही का कथात्मक रूप की जो बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, उन पे ही विश्वास करेंगे, हमसे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। यानी कि एक तरीके से आप उन्हें अंधभक्त या गुलाम बनाने की उसमें हैं। चाहे युवा कितना भी पढ़ा लिखा हो, आज रोज़गार नहीं है। सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, 2 लाख रोज़गार हर साल देंगे, लेकिन एक बात बताइए, रोज़गार कहाँ है? 2 लाख या 2 करोड़ रोज़गार तो हर साल ख़त्म हो रहे हैं सर जी। तो युवाओं को क्या कह दिया गया है? आप पकोड़े तलो। आज बीटेक, एमटेक, एमए डिग्रीधारी बच्चे, उनसे जब आप ये कहोगे कि आप पकोड़े तलो, उनके पेरेंट्स पे क्या बीतेगा? क्या सीतारमण जी या प्रधान नरेंद्र कुमार मोदी जी या वर्तमान की जो हमारी जो सांसद हैं, वो बिल्कुल आँख पे चश्मा लगा के, पट्टी लगा के ऐसे बैठे कि उन्हें दोबारा से जनता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या जनता के बीच नहीं जाएंगे? वे जनता के जब बीच में जाएंगे तो जनता जो है इनसे हिसाब मांगेगी और इनके जूते मारेगी गिन गिन के, और कहेगी बताओ आपने हमारे देश के लिए क्या करा। हमारे देश पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, आज हमारा देश सर जी संघियों का गुलाम है। हमारा देश आज वर्तमान में उन लोगों का गुलाम है जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी के समय अपने पत्र लिख के अंग्रेज़ों को दिए थे कि हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे, हमें छोड़ दिया जाए। तो ये माफ़ी वीरों की संतान जो है हमारे देश को नहीं बचा सकती। जाते जाते समय बस एक सवाल और है जाते हुए, कि मुझे ये बताइए कि मैडम, जैसे अगर हम बात करें महंगाई को लेकर के, तो आपका सिलेंडर भी महंगा है, डीजल भी, पेट्रोल, सारी चीज़ महंगी है और टैक्स भी जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जीडीपी माइनस में जा रही है। तो आपको मतलब आप वकील हो, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो बता सकते हैं कि आखिर ये, क्योंकि सब कुछ पैसा सभी जगह से आ रहा है, अगर डीजल की बात करें उधर से भी पैसा आ रहा है, वो भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगी है, सिलेंडर भी महंगा है, लेकिन फिर भी जीडीपी माइनस में जा रही है। तो क्या रीज़न हो सकता है कि पब्लिक को ये बताएंगे कि आखिर इतना पैसा कहाँ जा रहा है सरकार? इसका मेन कारण है सर जी कि लॉकडाउन जब हुआ, कोरोना की इस कंडीशन हमारे देश में आई, तो सरकार ने कहा कि जी स्थिति ख़राब है, पीएम फंड में आप हेल्प करें। पार्टियों ने भी हेल्प की है, जनता ने भी हेल्प की है, और प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक भी अपना वो किया था, आवेदन किया था जनता से कि वर्तमान स्थिति इतनी ख़राब है। पहले देश की जब कंडीशन इतनी ख़राब होती थी चिंताजनक, तो महिलाएं अपने जेवर तक भी उतार के उन्होंने दिए हैं। सभी ने, चाहे वो स्कूल के बच्चों ने अपनी गुल्लकें भी फोड़ के पीएम फंड में पैसा दिया, उसका और पैसे का, सरकारी पैसे का, पार्टियों के पैसे का, जनता के पैसे का, यहाँ तक कि देश विदेशों से भी पैसा लिया गया कोरोना महामारी के कारण, लेकिन वे पैसे कहाँ गए? वे सारे गए सरकार की अपनी पॉकेट में।
उन्होंने उस पैसे का कहाँ यूज़ करा? उन्होंने कहीं शिक्षा क्षेत्र में यूज़ नहीं करा, उन्होंने कहीं जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ नहीं करा, कहीं संस्थान नहीं खोले, कहीं हॉस्पिटल नहीं खोले। उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किया तो विधायक खरीदने में किया, अपनी सरकार बनाने में और दूसरी सरकार तोड़ने में उसका इस्तेमाल किया गया। अगर सही तरीके से हमारा देश अगर कोरोना से ग्रसित था और महामारी हमारे देश में थी, और देशों में आज वो कोरोना की बीमारी बहुत हद तक ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे देश में केस बढ़ रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि हमारे देश में कोरोना महाबीमारी को इलाज तक नहीं पहुँचाया, कि टेस्ट फ्री नहीं करे गए, और जो हॉस्पिटल में चला गया तो उसको ज़बरदस्ती मार दिया गया। कोई टेस्ट फ्री नहीं है। अगर सरकार को इस चीज़ की चिंता थी तो सबके घर घर जाकर टेस्ट क्यों नहीं कराए गए? क्यों टेस्ट आपने फ्री नहीं करे? क्यों आपने सरकारी हॉस्पिटलों में इतना वो कर दिया गया? प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में जाओगे, कोई अगर मरीज जाता है तो उसको देनी पड़ती है फीस 10 लाख कम से कम। एक आदमी जो गरीब है, आपने बताया कि सिलेंडर इतना महंगा है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बच्चों के स्कूल की फ़ीस बढ़ा दी गई, हर चीज़ में, और नौकरियां चली गई हैं। सिर्फ आपके हाथ में दे दिया गया घंटा, मंदिर का घंटा बजाओ और शांति से सो जाओ, अंधभक्त बनाओ, गुलाम बनाओ, और इस देश को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देश हमारा फिर से गुलाम हो गया है, इस बार संघियों के गुलाम हो गया है। तो मैं अपने देश के सभी युवाओं से, क्रांतिकारियों से यही कहना चाहती हूँ कि ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है। इस देश के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने, और बहुत सारे जो क्रांतिकारी रहे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, साहू जी महाराज, और आप माता दीन भंगी जी, झलकारी बाई जी, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी बहुत कम युवा अवस्था में अपनी जान दी है इस देश को बचाने के लिए। आज हमारा देश फिर खतरे में है। सभी साथियों से, सभी सामाजिक संगठनों से एक ही निवेदन करती हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपने भारत को बचा लो। थैंक यू, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने मेरी बात सुनी और जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। जय भीम, नमो भारत, नमो बुद्ध।